जादुई जूते। एक छोटे से देश में जहाँ लोग बहुत गरीब थे, वहाँ एक महिला रहती थी। बहुत दुखी थी क्योंकि उसके बेटे पीपो के पैर बहुत बड़े थे और उम्र बढ़ने के साथ वो बढ़ते ही जा रहे थे। उसके बेटे पीपो के पैर इतने बड़े हो गए कि वो बिना दौड़े कोई भी रेस जीत सकता था। जब मारिया, पीपो की छोटी बहन, खेतों में काम करने जाती, तो पीपो और उसकी माँ जूते खरीदने के लिए लोगों से पैसों की भीख मांगते थे। उसके पैरों के लिए पैसे दे दो, उसके पैरों के लिए दान दे दो। पीपो की माँ लोगों के पास जाकर भीख मांगती थी। तभी पड़ोस में एक अच्छी परी आई और उसने पीपो की मदद करने की सोची। अब तक पीपो के पैर बड़े होकर 3-3 फीट लंबे हो गए थे। रॉबर्टो, जो कि पीपो का पड़ोसी था, वो पीपो से बहुत ही ईर्ष्या करता था। पीपो के घर के बगल में ही रहता था और उसने देखा कि रॉबर्टो ने देखा कि उस परी ने जादू की छड़ी छड़ी लहराई और फिर अचानक दो शानदार लाल जूते वहां पर प्रकट हो गए। ये देखकर रॉबर्टो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। परी ने पीपो से कहा, देखो पीपो, यह रही जादुई जूतों की जोड़ी। जब ये जूते छोटे हो जाएं तो उन पर कुछ पानी छिड़क देना, जिससे वो फिर बड़े हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे लेकिन ध्यान रहे, उन पर बहुत ज्यादा पानी मत डालना। पीपो इतना खुश हुआ कि अपने नए जूते पहनकर रस्सी कूदने लगा। रॉबर्टो ने बहुत चिढ़कर कहा, काश मेरे पास भी ऐसे ही जूते होते, काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। परी की चेतावनी को अनदेखा कर पीपो पानी के सभी छोटे छोटे गड्ढों में कूद पड़ा, छपाछप छपाछप। लेकिन जैसे जैसे पानी ने उसके जूतों को छुआ, वे बड़े और बड़े होते गए और अंत में वो पीपो के पैरों के लिए बहुत बड़े हो गए। आखिर आखिर गड्ढे के किसी गड्ढे में पीपो फिसल कर गिर गया और तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा बालों वाले पैर की उंगलियां दिखाई दी। आहा, आखिरकार मेरा खाना आ ही गया। उस पैर की उंगलियों के भयानक मालिक हेक्टर राक्षस ने कहा। उस पैर की उंगलियों के मालिक हेक्टर राक्षस ने कहा, आहा, आखिरकार मेरा खाना आ गया। पीपो ने कहा, रहम करो राक्षस, मुझे मत खाओ। मैं पतला और सिकुड़ा हूँ और काफी गंदा हूँ। लेकिन हेक्टर राक्षस को पतले, सिकुड़े और गंदे बच्चे खाना पसंद थे और कई बार उनकी हड्डियां उसके दांतों के बीच फंस जाती थी। उसे लगा कि पीपो उसका एक स्वादिष्ट भोजन बनेगा। एक मिनट रुको राक्षस, पीपो ने कहा, मैं तुम्हें बदले में एक गिफ्ट दूंगा। पीपो ने कहा। पीपो तोल मोल के धंधे में बहुत उस्ताद था, यानी कि वो बार्गेनिंग में बहुत एक्सपर्ट था। अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें अपने जूते दे दूंगा। राक्षस ने कहा, मुझे जूतों की जरूरत नहीं है। पीपो ने कहा, जूतों के बिना कोई राक्षस राक्षस बन ही नहीं सकता। देखो, नीचे बैठकर नंगे पांव खाना खाना ठीक नहीं होता है। और इस तरह से बातचीत में पीपो राक्षस को समझाने में कामयाब रहा। पीपो ने राक्षस को समझा दिया कि भाई जूतों की उसे कितनी जरूरत है। फिर राक्षस ने गर्व से अपने नए जूते पहने। पीपो अपने घर वापस चला गया। वो खुश था कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसे जूते खोने का अफसोस भी था। राक्षस भी अपने घर चला गया। रॉबर्टो, जिसे हर शख्स से ईर्ष्या थी, उस समय वहां मौजूद था। पीपो और राक्षस की बातें सुनकर वो बहुत तेजी से भागा और राक्षसी घर पहुंचकर उन जूतों को चुराना चाहता था। राक्षसी घर में रॉबर्टो एक दराज के पीछे छिप गया। वो उस जगह पर बैठा कांपने लगा। अचानक वो बुरी तरह डर भी गया कि कहीं राक्षस उसे एक छोटे नूडल की तरह खा न जाए। वो राक्षसी घर में तो पहुंच गया और छुप भी गया, लेकिन बैठा बैठा कांपने लगा कि कहीं राक्षस उसे नूडल की तरह खा न जाए। रात हुई और राक्षस ने बिस्तर पर सोने के लिए अपने जूते उतारे। अब राक्षस की खर्राटों से राक्षसी घर की खिड़कियों के कांच खड़खड़ाने लगे। तो रॉबर्टो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला और उसने वो बड़े जूते पहन लिए। वो अपने नए जूते पहनकर राक्षस के घर से भागा। वो बिल्कुल हवा की तरह भागा। वह खेतों और नालों को पार करते हुए भागा। जैसे ही जूतों ने पानी को छुआ जैसे ही जूतों ने पानी को छुआ, वे बड़े और बड़े होते गए
और जल्द ही रॉबर्टो के लिए बहुत भारी हो गए, क्योंकि अब उन्हें वो नहीं पहन सकता था। इसलिए वो बहुत अपने आप से नाराज़ हुआ। अंत में उसने एक खेत में उन दोनों जूतों को अलग-अलग करके दफनाने का फैसला किया। अगर वो उन जूतों को नहीं पहन सकता, तो किसी और को भी उन्हें पहनने का कोई हक नहीं था। कई दिनों बाद मारिया, पीपो की छोटी बहन, खेत में कुछ बीज बो रही थी। उसने बीजों को पानी पिलाया और उन्हें खूब जमकर खाद डाली। अचानक एक बहुत बड़ी लाल कलर की लाल कलर की आकृति, कुछ चीज़ धरती से बाहर निकली। अचानक एक लाल कलर की बहुत बड़ी आकृति ज़मीन से बाहर निकली। मारिया ने जितना ज़्यादा पानी डाला, वो उतनी ही बड़ी होती गई। उसने बड़ी मुश्किल से उस जूते को ज़मीन से बाहर निकाला। वो उसके भाई का ही जूता था। मारिया उस जादुई जूते को घर लाई और उसने उसे अपने भाई पीपो को वापस दे दिया। पहले तो पीपो अपने एक जूते को वापस पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक जूता क्या करता? वो तो उसे पहन भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ा था। वो जूता तो उसके छोटे से देश के लिए बहुत बड़ा था। उसके देश में हमेशा लोग उसके पैरों को कुचलते हुए आगे बढ़ते थे। वो एक ऐसा देश था जो किसी बढ़ते पैरों वाले इंसान के लिए बहुत छोटा था। तो पीपो ऐसी जगह रहता था जहाँ पर लोग उसके पाँव को कुचलकर आगे बढ़ते थे, क्योंकि उसका पाँव बहुत बड़ा था और लोगों के अक्सर रास्ते में आ जाया करता था। जब मारिया ने अपने छोटे भाई पीपो को दुखी देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की और एक्सरसाइज की। फिर उसने वो डिब्बा उठाया जिसमें वो इकलौता जूता रखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया। जब जूता पानी से टकराया तो वो और बड़ा होने लगा और एंड में बन गया इटली। वो जूता बड़ा होता गया और अंत में बन गया इटली। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहेगा। और ऐसी ही और भी कहानियाँ आगे मैं लाता रहूँगा। तो अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।